पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद से कई चर्चाएं एक साथ चलने लगी। नीतीश कुमार 29 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और 29 तारीख को ही पिछले साल भी नीतीश कुमार दिल्ली में थे। ये बातें हम आपको बता चुके हैं और खबरों में हमने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी है। लेकिन अब जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, छन छन करके जो राजनीतिक गलियारे से बातें आ रही हैं, वो बहुत सारी कहानी कह रही हैं और कानाफूसी शुरू हो चुकी है। मोदी शाह की कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा कोई नया गुल खिलाने जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव 2024 में अपने बहुमत से 32 के आंकड़े से पीछे रह गई थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को समेटने और सहेजने के लिए आरएसएस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मोहन भागवत का जो बयान आ रहा है, उस पर भी अब आप तवज्जो दे सकते हैं। मोहन भागवत लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए, या कहा जाए तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्ते में खटास आई है। भाजपा 10 वर्षों से अधिक समय से देश की जो राजनीति है, देश की सियासत है, उसमें सत्ता में है। अब उसे इस बात को समझना होगा कि देश के बहुसंख्यक समाज के नज़रों में कैमरे की निगरानी में है। कई पीढ़ी ने राजनीतिक सोच का फॉर्मूला विकसित किया है। सरकार के वादों और उसकी कार्यशैली को कसौटी पर कसकर परखने का काम करने लगे हैं लोग। यानी समय जैसे जैसे बीता है, राजनीतिक दल कोई भी आश्वासन या झूठा वादा देकर अगर चुनाव जीतता भी है तो बच नहीं सकेगा। चुनाव जीतने के पश्चात उस आश्वासन या झूठे वादे से यदि मुकर जाता है तो उसे उसका खामियाजा भी सूद सहित भुगतना पड़ेगा। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में लोग राजनीतिक दल के चुनावी एजेंडे और उसके घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद रखते हैं, चाहे जदयू हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल। उन्हें जागरूक मतदाताओं के मन स्थिति को भांपना होगा और अपने वादों को पूरा करना होगा। ये तो वो बातें हैं जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे किए जाने के बाद खुद को एनडीए से अलग किया था, तब भाजपा हिंदुत्व के सहारे सत्ता में पहुंची थी। अब यदि भाजपा स्वयं का या उसका मार्गदर्शक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हिंदू की और हिंदू भावनाओं की तरफ से मुंह फेर लेता है तो उन्हें कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की विचारधारा अपनाने का ठप्पा लगेगा और हिंदुत्व का नया स्वरूप देने का प्रयास किया तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये बातें भी अच्छी तरह आप जानते हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को याद आया है कि उसे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलना होगा। भले ही यह धारणा कट्टर हिंदुत्ववाद को दर्शाता हो, पर यह शीशे पर लिखी इबादत के समान स्पष्ट है कि देश के जनमानस ने भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर केवल इसलिए पहुंचाया है कि वह विशुद्ध हिंदू को अपना आदर्श मानती है और इस पर अमल भी करती है। कभी सावरकर ने कहा था, उस बात को लेकर के भी हमने आपको बताया था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण आवश्यक है। यदि अभी तक के भाजपा के एक दशक से ज़्यादा के शासन पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि भाजपा राजनीति का हिंदूकरण करने में डरती है। हिंदुओं का सैनिकीकरण करने की जो बात है उससे तो बहुत दूर है। हालांकि देश में अग्निवीर जैसी योजना की शुरुआत करके हिम्मत जरूर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, लेकिन सेना के अग्निवीर बहाली को लेकर के खूब हंगामा भी हुआ और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सेना में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। ऐसे में एक तरफ भाजपा को ये भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के क्रियाकलापों पर नज़र रखे हुए है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बातें सामने आई और परिणाम के बाद तो खुलकर विवाद सामने आ गया। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया था कि भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भाजपा और आरएसएस के बीच रिश्तों के खत्म होने की चर्चा खूब हुई थी। हालांकि स्थिति को भांपने के बाद
तल्खियों को समाप्त करने का माहौल भी बनाने का प्रयास किया गया और आरएसएस के प्रति जो भावनाएं होती हैं उसे एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं उनसे तो साफ नज़र आता है कि संतुलन बनाने की वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये वर्तमान नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं फील गुड की बीमारी से ग्रस्त है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है और जो वो जो कर रहे हैं उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लोग उनसे दूर हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि जिस रोग से वो ग्रसित हैं उसे आत्म केंद्रित होकर के कहा जाता है कि अहंकार की तरफ लेके जाता है, उसे भ्रम हो जाता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका सिर्फ जय जयकार होगा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने इसी प्रकार के अहंकार को प्रकट किया था और उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था कि उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। परिणाम सबके सामने है। यह पहला ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के सामने आरएसएस पीछे खड़ा होकर के चुपचाप देखता रहा। चुनाव परिणाम के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया और 400 के पार की जगह 240 पर आकर अटक गए, जिसमें सरकार बनाने के भी लाले पड़ गए। वो तो किसी न किसी रूप में सहयोगी दलों ने बैसाखी लेकर के सहारा दे दिया, वरना सरकार बनना तो बहुत दूर की बात थी। भाजपा ने जिस प्रकार कुछ नेता फटाफट मंदिर मस्जिद को लेकर के बयान देने में जरा भी देर नहीं करते हैं, हिंदू एकता और बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं, वो शायद यह नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के बयानों के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इन दिनों इस तरह के बयानों की होड़ लग गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने भाजपा को इस तरह के बयानों से परहेज रखने की कड़ी चेतावनी दे रखी थी, आज उसी नीतीश कुमार के राज्य में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता, जिन्हें हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है, उनकी हिंदू एकजुटता यात्रा पर चुप्पी साधना नीतीश कुमार की आखिर मंशा के पीछे क्या कारण है? उनके बयानों पर चुप्पी नीतीश कुमार ने साध रखी है और वही गिरिराज सिंह आज नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इस नई परिस्थिति को किस चश्मे से देखा जाए, ये कहना भी बड़ा अजीबोगरीब लगता है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अब नीतीश नहीं, भाजपा के हाथों में स्टेयरिंग है। तो वहीं नीतीश कुमार भी अब पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते हैं। उधर मोहन भागवत भी भाजपा के फैसले और बयानों पर चुप्पी साधने में ही भलाई समझते हैं और संकेत दे रहे हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा, बिहार को इस वर्ष विधानसभा के चुनाव से गुजरना है। नीतीश कुमार अभी भी फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। प्रदेश में जो नई परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश फार्मूला नहीं, भाजपा का एजेंडा ज़्यादा कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या नीतीश कुमार चुप रहें तो भाजपा उन्हें फिर से सीएम बना देगी, या नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है? नीतीश कुमार की राजनीति मौके पर चौका लगाने की रही है, तो वहीं आरएसएस और भाजपा के बीच यदि सब कुछ ठीक नहीं है तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2015 में मोहन भागवत के एक बयान ने पूरे चुनाव की दिशा ही बदल दी थी। आरक्षण पर उनके बयान को मुद्दा बनाकर लालू ने नीतीश के साथ मिल करके भाजपा को चित कर दिया था। अब की बात 3 बड़े अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। पहला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान, दूसरा वक्फ बोर्ड और नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी पर एक बार फिर से दिए गए अमित शाह के बयान को अगर देखा जाए तो ये अंतिम फैसले को कहीं ना कहीं अंजाम देने के लिए काफ़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं और नीतीश की दिल्ली यात्रा आखिर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में किस तरह का गुल खिलाती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की यात्रा में दिल्ली में क्या क्या होता है। मोहन भागवत सहित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं। कई लोग बदला लेना तो चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा उस ताकत को समेटने और एकजुट करने में कारगर साबित होगी? इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया है और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार के कंधे पर क्या एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति का बड़ा भार होगा? इन सारी बातों को इंतजार कीजिए। 24 घंटे का समय आपके पास है। इन 24 घंटों में बहुत कुछ खुल करके देश और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके सामने होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।